हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th and 10th के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया देखो, ये तुम्हारा आज जो चैप्टर होने वाला है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा चौथा चैप्टर है जो कि हम दृष्टि सीरीज के मैथ्स के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। पहला हमने संख्या पद्धति कवर करा, दूसरा बहुपद कवर करा, तीसरा हमने कवर करा हमारा निर्देशांक ज्यामिति और चौथा है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा मैथ्स वाला जो पार्ट है दृष्टि सीरीज का वो कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। मतलब ज्यादातर बच्चों ने जो बोला वो यहां तक के ही थे, ठीक है। और इसके बाद कोई नई सीरीज प्लान की जाएगी तुम लोगों के क्लास 9th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जल्दी उसका वेट करते रहना, इसी चैनल पर वो सीरीज आएगी। बाकी आज की क्लास हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, जिसे कहा जाता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहा जाता है भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब ये तुम लोगों के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सर ये हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आ सकता है चैप्टर? तो भैया देखो, ये चैप्टर जो है वो तुम्हारे एग्जाम में आराम से 4 से 5 मार्क्स का आ सकता है, बहुत प्यार से, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारे पास आ जाता है आलेख वाला क्वेश्चन, ठीक है, कोई तुम्हारे पास आलेख बनाने को आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में, तो भाई फिर तुम्हारी किस्मत और अच्छी हो जाएगी। फिर ये चैप्टर तुम्हारा 6 से 7 मार्क्स पे भी जा सकता है अगर आलेख वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, तो नहीं तो 4 से 5 मार्क्स का तो पक्का आएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा या ज्यादा टफ इसमें हमारे पास करने के लिए नहीं है, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर या फिर ज्यादा टफ चीजें हमारे पास इस चैप्टर में करने के लिए नहीं है, ठीक। ये बिल्कुल बेसिक है तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, बिल्कुल बेसिक है भाई ये, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं जो कि तुम्हें करनी है, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं और ये जो बेसिक चीजें हैं भाई, ये तुम्हारे आराम से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आती हैं, सॉरी, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से और मैं बिल्कुल बेसिक से ही तुम्हें सारी चीजें कराने वाला हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि हम क्या चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण क्या होती है, फिर रैखिक समीकरण क्या होती है, फिर दो चर वाली समीकरण क्या होती है, फिर दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, फिर उसके हल क्या होते हैं, फिर भैया उन हल से आलेख कैसे बनता है। ये सारी ही चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सारे बालक रेडी होंगे। पिछला क्लास जो आपका यहां पर रिकैप दिया हुआ था, रिकैप में हम ऑलरेडी निर्देशांक ज्यामिति खत्म कर चुके हैं। उसकी वीडियो जिस बालक ने नहीं देखी है वो देख सकता है, इसी चैनल पे मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा आज की क्लास में ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, फिर उनका आलेख सॉरी सॉरी हाँ, उसके बाद उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे बालक रेडी है, स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के। तुम लोग चाहो तो लेक्चर को 1.5x की या फिर 1.25 की स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है, ताकि तुम लोगों को अगर लग रहा हो कि सर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए तो 1.25 की स्पीड पे देख लेना। बाकी मैं कम से कम टाइम में तुम्हें सारे टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के परिचय के ऊपर। अब देखो भाई, मैं परिचय की बात करता हूं यहां पर सबसे पहले, तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है कि सर समीकरण क्या होती है, ठीक है। समीकरण क्या होती है? तो हमारे पास ऐसी स्थिति या मैं बोलूं ऐसे बीजीय व्यंजक अगर आ जाएं, ठीक है, ऐसी स्थिति या ऐसे बीजीय व्यंजक हमारे पास आ जाएं जहां पर क्या हो भाई, जहां पर आपके पास एक LHS हो, यानी कि एक वाम पक्ष हो, और एक RHS हो, ठीक है, यानी कि एक दक्षिण पक्ष हो, और उन दोनों की तुलना करने के लिए दोनों के बीच में एक तुल्यता का चिन्ह हो, यानी कि एक तुलनात्मक चिन्ह हो, ठीक है, जो दोनों तरफ की तुलना कर रहा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? समीकरण। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5y = 7, एक LHS है एक RHS है, ठीक है, और दोनों का कंपैरिजन हो रहा है बराबर के चिन्ह से,
ठीक है। दूसरा आपका 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। एक LHS है, एक RHS है, दोनों के बीच में एक तुलनात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या है, ये भी समीकरण है। आपका 7x की घात 5 प्लस 6y प्लस 7 या प्लस z बराबर 0। हाँ जी, तो ये भी हमारी समीकरण है। यहां पर एक LHS है, या फिर इधर मैं डाल देता हूं बराबर 9z माइनस 6y। हाँ जी, तो ये भी तुम्हारी एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास एक LHS है, एक RHS है, और दोनों की तुलना करने के लिए एक बीच में चिन्ह है। ठीक है, तो समीकरण क्या होती है? समीकरण होती है भैया जिसमें आपके LHS हो, RHS हो और दोनों की तुलना करने के लिए चिन्ह हो। अब इन समीकरणों में क्या होता है? इन समीकरणों में चर और अचर होते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना चर और अचर के समीकरण बन ही नहीं सकती। चर और अचर क्या है सर? अब ये किस चिड़िया का नाम ले आए सर आप? चर और अचर। तो देखो भाई, चर हमारे वो पद होते हैं जिनका मान तुम्हें पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे बोलता हूं कि बताओ मेरी एज क्या है, मेरी एज क्या है, तो अब तुम्हें मेरी रियल एज नहीं पता। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुम अंदाजा लगाओगे। ठीक है, तुम्हें पता नहीं है असली मान मेरी एज का, तो तुम क्या करोगे? तुम अंदाजा लगाओगे। कुछ बोलेंगे कि सर 22 साल के हैं, कुछ बोलेंगे कि सर 24 साल के हैं, कुछ बोलेंगे कि सर 45 साल के हैं। ठीक है, कुछ बोलेंगे कि सर भाई अभी 35 साल के हुए हैं। तो तुम लोग अंदाजा लगाओगे, तुम्हें एक्यूरेट एज नहीं पता है। ठीक है, और जब हमें किसी चीज के बारे में या किसी चीज का मान नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं? हम उसे अपना चर मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारे जो चर हैं उन्हें दर्शाया जाता है हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, इन सब से। ठीक है, इन सब से। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो तुमने कह दिया कि मेरी एज क्या है, तो मैंने मान लिया तुम्हें पता नहीं है मेरी एज क्या है, तो मैंने मान लिया माना मेरी एज यानी कि कमल सर की जो उम्र है वो x वर्ष है। ठीक है, अब जब तक हमें पता नहीं चलता कि भैया मेरी उम्र कितनी है, तब तक हम उसे x वर्ष मानकर चलेंगे। कितने वर्ष? x वर्ष मानकर चलेंगे। अब भैया तुम्हारा जो भी चीज ऐसी होती है जिनके मान तुम्हें पता नहीं होते, ठीक है, उन्हें हम हमारे चर बताते हैं। ठीक है, और चरों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। और हमें यह भी पता है कि जब से हमारी जिंदगी में ये आए हैं तब से ही हमारी जो मैथ्स है उसने हमारे सर में दर्द करना शुरू करा है। वरना उससे पहले तो बढ़िया थी। दो संख्याओं को जोड़ो, दो संख्याओं को घटाओ, दो संख्याओं की गुणा करो, दो संख्याओं को भाग करो, यही चल रहा था, मजा आ रहा था 5th क्लास तक। छठी में पता नहीं कहां से ये आ गए, है ना, यही हुआ। तो भैया देखो अब आ गए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब वहीं पर हमारे अचर पद कौन से होते हैं? अचर पद वो होते हैं जिनका मान जो है भैया वो बदलता नहीं है, बिल्कुल फिक्स मान रहता है, जैसे तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आपकी क्या जो भैया आपका ध्वनि की चाल है या फिर आपकी जो रोशनी की चाल है वो क्या है? वो फिक्स है। ठीक है, तो वो क्या है? वो तुम्हारे अचर हो गए, वो तुम्हारे अचर हो गए। ठीक है, क्या हो गए? अचर हो गए। ठीक, अब यहां पर हमारे पास चर और अचर सबको समझ में आ गए। ठीक है, तो जब हमारे चर और अचर को इस रूप में लिखा जाता है कि भैया वहां पर एक LHS हो, एक RHS हो और उन दोनों की तुलना करने के लिए बीच में एक तुलनात्मक चिन्ह हो, तो हमारे पास बनती है समीकरण। क्लियर? समीकरण सबको समझ में आ गई? ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। अब इनमें से हमें जो पढ़नी है वो क्या है? वो है हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो मुझे समीकरण तो समझ में आ गई, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। अब इनमें से दो चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी है? तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि हमारी रैखिक समीकरण क्या होती है। तो देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, बाकी मैं बता देता हूं। आपके जब चर की घात, जब समीकरण में दिए गए चर की घात हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में एक हो, कितनी हो? एक हो, तो उसे हम बोलते हैं हमारा क्या? उसे हम बोलते हैं हमारा रैखिक समीकरण। जब आपके चर की घात हमेशा कैसी हो? एक हो। ठीक है,
तो उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक, अलग अलग एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब तुम यहां पर देखो, यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी जो ये वाली समीकरण है, यहां पर हमारे पास केवल एक चर है x, केवल एक चर है x, उसकी घात कितनी है? उसकी घात है 1। ठीक है, तो ये जो समीकरण है ये तुम्हारी रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये क्या है? ये तुम्हारी एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर चर की घात 1 है। चलो अगली समीकरण चेक करें। यहां पर हमारे पास दो चर हैं u और v। ठीक है, और दोनों ही चरों की घात कितनी है? दोनों ही चरों की घात 1 है। क्योंकि अगर किसी भी संख्या की घात 1 होती है, किसी भी चर की घात 1 होती है, तो वही चर आ जाता है। तो अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिसकी घात कुछ नहीं लिखी, अगर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिसकी घात कुछ नहीं लिखी, तो उसका मतलब उसकी घात 1 होती है। ठीक है, गलती से उसकी घात 0 मत समझ लेना। घात किसी भी चीज की घात 0 होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। किसी भी चीज की घात 0 होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। ये चीज याद रखना। अगर किसी भी चीज के ऊपर उसकी घात नहीं लिखी है तो उसका मतलब घात 1 होगी। ठीक है, याद रखना। जैसे कि यहां पर नहीं लिखी थी या फिर यहां पर नहीं लिखी थी। अगला देखो, तो यहां पर भी आपके जो दोनों चर हैं उनकी घात 1 है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि चर में आपका समीकरण में अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो वो आपकी क्या है? वो आपकी रैखिक समीकरण है। तो हां जी, बिल्कुल ये भी आपकी रैखिक समीकरण है। अब बात करते हैं इसकी। तो यहां पर हमारे पास चर है 1 और चर है 1 जो कि है a, और उसकी घात कितनी है? 2। उसकी घात कितनी है? 2। तो भैया जब आपका समीकरण में चर की घात 1 नहीं होगी तो वो रैखिक समीकरण नहीं होगी। यानी कि भाई साहब ये आपकी रैखिक समीकरण नहीं है। खत्म कहानी। ये रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहां पर चर की घात जो है वो 1 नहीं है, वो 2 है। तो इसीलिए रैखिक समीकरण नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर। तो देखो भैया, इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा 11p प्लस 7q और प्लस का 2p स्क्वायर इधर आकर माइनस का 2p स्क्वायर हो गया बराबर 0। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो यहां पर हमारे पास चर कितने हैं? चर है हमारे पास p, q और फिर से p। ठीक है, तो चर तो 2 ही हैं हमारे पास। चर 2 प्रकार के ही हैं, एक तो p है और एक q है। ठीक है, लेकिन तुम यहां पर देखो, इस चर की घात है 1, इस चर की घात है 1, लेकिन इस चर की जो घात है वो क्या है? इस चर की घात आपकी 2 है। और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था रैखिक समीकरण होने के लिए समीकरण में चर की घात सदैव 1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अधिकतम घात सदैव 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो 1 से ज्यादा घात है, यहां तो 2 आ रही है, तो इसका मतलब भैया ये भी तुम्हारी रैखिक समीकरण नहीं होगी। सीधी सी बात है। तो रैखिक समीकरण सबको समझ में आ गया? रैखिक समीकरण वो समीकरणें होंगी जहां पर चर की अधिकतम घात सदैव क्या हो? 1 हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा घात 1 हो सकती है। समझ में आ गई सबको? देख लो भाई, देख लो एक बार। क्लियर है? अब देखो, रैखिक समीकरण समझ में आ गई तो जरा अब दो चर वाली समीकरण समझ लेते हैं। ठीक है, आपका दो चर वाली समीकरण कौन सी होती है वो समझ लेते हैं। उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आपका दो चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है। देखो भाई, एक चर वाली रैखिक समीकरण ध्यान से सुनना। सबसे पहले 2x प्लस 5 बराबर 4, 2x की घात 2 प्लस 7y बराबर 0, 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 0। ठीक है, आपका 2x 2u प्लस 3v माइनस 7u स्क्वायर बराबर 4। अब देखो, तुम्हारे सामने अलग अलग समीकरणें लिखी हुई हैं। ठीक है,
यहां पर ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे पहली समीकरण की अगर मैं बात करता हूं तो यह समीकरण कैसी है? इस समीकरण में मेरे पास केवल एक प्रकार का चर है x, ठीक है, एक प्रकार का चर है x। तो जब जिस समीकरण में जितने प्रकार के चर होते हैं उसे उतने चर वाली समीकरण बोला जाता है। रैखिक समीकरण की कंडीशन तुम्हें पता है कि चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम बात कर रहे हैं पहले कि इसमें कितने चर हैं। यहां पर केवल एक चर है, ठीक है, तो ये तुम्हारी एक चर वाली समीकरण है, एक चर वाली समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक चर है। अगला देखो, यहां पर तुम्हारे पास एक चर है x, दूसरा चर है y, तो ये तुम्हारी दो प्रकार के चर हो गए। यहां पर दो प्रकार के चर हो गए x और y, ठीक है, तो ये तुम्हारी दो चर वाली समीकरण है, ठीक है। इसके आगे देखो अगला, यहां पर हमारे पास कितने चर हैं? x, y और z, तो यानी कि टोटल यहां पर हमारे पास तीन प्रकार के चर हैं। टोटल यहां पर हमारे पास तीन प्रकार के चर हैं। कितने प्रकार के चर हैं भाई? तीन प्रकार के चर हैं। तो ये हमारी तीन चर वाली समीकरण हो गई, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास कितने चर हैं? एक u, दूसरा v और तीसरा अगर तुम देखोगे तो ये भी u ही है, ठीक है, ये भी हमारा u ही है। तो यहां पर केवल दो प्रकार के चर हैं। मान लिया चर आ तीन बार रहे हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, चर के प्रकार कितने हैं? दो, एक u और एक v, तो ये भी आपका दो चर वाली समीकरण है, ठीक है। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि भैया एक चर वाली समीकरण, दो चर वाली समीकरण, तीन चर वाली समीकरण कौन सी होती हैं। किसी समीकरण में जितने प्रकार के चर होते हैं, ठीक है, वो उतने चर वाली समीकरण हो जाती है। जैसे कि यहां पर केवल एक प्रकार का चर था x, तो ये एक चर वाली समीकरण हो गई। यहां पर दो प्रकार के चर थे x और y, तो दो चर वाली समीकरण हो गई। यहां पर तीन प्रकार के चर थे x, y, z, तो तीन चर वाली समीकरण हो गई। चौथे में केवल दो प्रकार के चर थे u और v, तो ये दो चर वाली समीकरण हो गई। अब इसमें अगर मैं देखूं सबसे पहली वाली समीकरण को, यहां पर हमारे पास केवल एक प्रकार का चर है, इसीलिए ये एक चर वाली समीकरण है। और उस चर की घात कितनी है? x की घात यहां पर कितनी है? केवल एक है, केवल एक है। रैखिक समीकरण कौन सी होती थी? जिनमें चर की घात अधिकतम कितनी हो? एक हो। तो यहां पर चर की घात कितनी है? एक है। तो ये तुम्हारी कौन सी समीकरण है? ये तुम्हारी रैखिक समीकरण है। तो कहने का मतलब क्या है भैया कि जो ये समीकरण लिखी है पहली वाली, इसमें मेरे पास एक प्रकार का चर है और उसकी अधिकतम घात एक है, तो इसीलिए ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। आपकी ऐसी समीकरण है भैया जहां पर क्या हो? जहां पर आपके पास केवल एक प्रकार का चर हो और उस चर की जो अधिकतम घात है वो हमेशा एक हो, ठीक है, वो सदैव एक हो, ठीक। तो भैया वो आपकी क्या होगी? आपकी एक चर वाली रैखिक समीकरण। अगली देखो, यहां पर चर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, इसीलिए दो चर वाली समीकरण है। लेकिन क्या चर की अधिकतम घात क्या है? क्या चर की अधिकतम घात यहां पर सदैव एक है? नहीं, तुम देख सकते हो यहां पर आपकी चर की घात जो है वो दो है, इसीलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। ये दो चर वाली समीकरण तो है पर ये रैखिक समीकरण, मैं लिख देता हूं यहां पर शॉर्ट में, रैखिक नहीं है, ठीक है, रैखिक नहीं है। क्यों? क्योंकि चर की घात आपकी दो है, यहां पर चर की घात अधिकतम एक होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, यहां पर कितने प्रकार के चर हैं? एक, दो और तीन। तो भैया तीन प्रकार के चर हैं, तीन चर वाली समीकरण है और तीनों चरों की जो अधिकतम घातें हैं वो देख लो। तीनों चरों की अधिकतम घातें जो हैं वो क्या है? वो एक हैं। तो यानी कि जब चरों की अधिकतम घात एक हो तो वो समीकरण कैसी होती है? रैखिक समीकरण। यानी कि भैया ये वाली जो समीकरण है ये तीन चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। इससे अगली अगर हम देखें तो यहां पर अगर तुम देखो तो हमारे पास केवल दो प्रकार के चर हैं, u और v, ठीक है, जहां पर u की घात एक है, v की घात एक है, लेकिन इस वाले u की घात जो है वो दो आ गई है, ठीक है।
तो चर की घात सदैव एक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी तुम्हारी रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, रैखिक समीकरण नहीं है, सिंपल सी बात है। तो भैया एक चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी होंगी? जिसमें हमारे पास एक प्रकार का चर हो और उसकी घात एक हो। या फिर मैं बोलूं सबसे पहले कि भैया आपका एक चर वाली समीकरण कौन सी होंगी? एक चर वाली समीकरण होंगी वो समीकरणें जिनमें केवल एक प्रकार का चर हो। दो चर वाली समीकरणें कौन सी होंगी? जिनमें दो प्रकार के चर हो। तीन चर वाली समीकरणें जिनमें तीन प्रकार का चर हो। ठीक है, अब रैखिक समीकरणें कौन सी हैं? रैखिक समीकरणें कौन सी हैं? वो समीकरणें जिनमें चर की घात अधिकतम एक हो। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या पढ़ना है? तुम्हें क्या पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है दो चर वाली रैखिक समीकरण, है ना? तुम्हें क्या पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो भैया सिंपल क्या करो, तुमने जो अभी तक दो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, कौन कौन सी दो चीजें भाई? एक तो रैखिक समीकरण और दूसरा आपका क्या? आपका दो चर वाली समीकरण। उन दोनों के कॉन्सेप्ट को उठाकर इकट्ठा एक जगह पर रख दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएंगी? दो चर वाली रैखिक समीकरण बन जाएगी। सर जी ये कैसे होगा? देखो भैया, दो चर वाली समीकरणें कौन सी होती हैं? जिनमें दो प्रकार के चर हो। ठीक है, और रैखिक समीकरणें कौन सी होती हैं? जिनकी घात एक हो। तो यानी कि ऐसी सारी समीकरणें जिनमें आपके दो प्रकार के चर हो और दोनों चरों की जो अधिकतम घात है, यानी कि जो घातांक है, जो घात का नंबर है, वो क्या हो? वो एक हो। तो आपके दोनों के दोनों समीकरणें दो क्या हो जाएंगी? आपकी वो समीकरण जो है वो दो चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 7x प्लस 4u माइनस 3 या प्लस 6 बराबर 0। यहां पर हमारे पास दो चर हैं, एक x और एक u। ठीक है, दोनों चरों की घातें कितनी हैं? दोनों चरों की घातें हैं एक। ठीक है, तो ये दो चर वाली समीकरण भी है क्योंकि दो प्रकार के चर हैं, और ये रैखिक समीकरण भी है क्योंकि चर की जो अधिकतम घात है वो एक है। तो यानी कि ये क्या हो गई? ये तुम्हारी दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। सिंपल सी बात है। समझ में आ गया सबको? आ जाओ और दिखाता हूं। देखो भाई, मान लो तुम्हारे पास ये है -√2y प्लस 6v प्लस या -7 बराबर 0। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? हमारे पास दो चर हैं, एक u मतलब एक y और v। दोनों ही चरों की घात कितनी है? दोनों ही चरों की घात है एक। ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता कि इन चरों की गुणा में क्या है। ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि इन चरों की गुणा में क्या है। ठीक है, हमें केवल चर की घात देखनी है। हमारे पास दो प्रकार के चर हैं, दोनों चरों की घात एक है। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के चर हैं, दोनों चरों की घात एक है। ये जो रूट है ये केवल दो के ऊपर है, y के ऊपर नहीं है। अगर ये y के ऊपर भी होता तो फिर y की घात 1/2 हो जाती। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं समीकरण ऐसे ले लेता, 2y प्लस 6v माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहां पर जो है ये रूट जो है ये y के ऊपर भी है, तो इस केस में क्या होगा? ये बन जाएगा √2y की घात 1/2 प्लस 6v की v माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उस संख्या की घात 1/2। ठीक है, तो यहां पर y के ऊपर स्क्वायर रूट था तो यानी कि y की घात 1/2 हो गई। अब क्योंकि आपकी चर की घात जो है वो क्या है? वो 1/2 है, जो कि रैखिक आपका समीकरण नहीं बना सकती, क्योंकि रैखिक समीकरण में चर की घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपकी चर की घात 1/2 है, तो भैया ये तो दिक्कत वाली बात है, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो आपका क्या हो गया भैया? इसीलिए बोला जाता है सिंपल कि भाई आप इस केस में अपना ये एक रैखिक समीकरण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया चर की घात जो है वो सदैव एक होनी चाहिए। ठीक है, चर का घातांक सदैव एक होना चाहिए। समझ में आ गया है सबको? समझ में आ गया सबको? चलो जी, अब देखो,
अब हम इसे एक तरीके से और कह सकते हैं कि भैया देखो, कोई भी समीकरण अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, ठीक है, जो भी समीकरण तुम्हारी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगी, ठीक है, वो समीकरण कैसी होगी? वो तुम्हारी दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी, क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास, मैं लिख भी देता हूं अलग से, जहां x व y चर हैं, ठीक है, और आपका a, b व c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। कैपिटल आर का मतलब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, और आपका a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो 0 गुणा x हो जाएगा 0। हमारे पास समीकरण बनेगी बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर हमारे पास केवल एक चर होगा जो कि y है। ठीक है, और वो तो एक चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी जिसमें हमारे पास केवल एक ही चर होता है। ठीक, तो इसीलिए भैया आपका जो भी ये समीकरण है, जो भी समीकरण आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की होगी, वो समीकरण आपका क्या हो जाएगी? आपका वास्तविक, दो चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो ए बी सी है ये क्या है? ये तुम्हारे आपके जो चर हैं दोनों, उनके गुणांक है। ठीक है, उनके गुणांक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे यहां पर बोलूं तो तुम्हारा x का गुणांक क्या है? x की गुणा में जो पद है, जैसे x का गुणांक यहां पर 7 है, तो यानी कि a का मान 7 हो गया। y का, यहां पर u का गुणांक कितना है? u का गुणांक है प्लस के 4। ध्यान रखना, आपके जो चर के जो गुणांक होते हैं वो हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। तो b का मान हो गया आपका 4, और आपका अचर पद हो गया कितना? 6, c हो गया आपका 6। ऐसे यहां पर तुम देखोगे y का गुणांक कितना है? y का गुणांक है माइनस के रूट 2। हमेशा याद रखना, गुणांक जो है वो चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। यहां पर सब प्लस के थे तो हमने प्लस के लिए, यहां पर आपके माइनस के हैं तो a हो गया आपका माइनस रूट 2, b हो गया कितना? प्लस का 6, और अचर पद कितना हो गया आपका? -7। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो गुणांक सबको समझ में आ गए। दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है सबको समझ में आ गई। कोई भी समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की है, जहां पर a b c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और a जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, वो सारी समीकरणें आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण होंगी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो समीकरणें भैया जिनके अंदर क्या हो? जिनके अंदर आपका दो प्रकार के चर हो, दोनों चरों की जो घात है वो 1 हो, ठीक है, तो उसे हम हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। समझ में आ गया सबको ये? समझ में आ गया सबको ये? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन समीकरण है? तो देखो यहां पर इनमें से कौन सी समीकरण है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो हमें पता है समीकरण में एक वाम पक्ष होता है, यानी कि एक LHS होता है, एक RHS होता है, और उन दोनों की तुलना करने के लिए एक चिन्ह होता है, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है केवल एक ही ऑप्शन में है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारी एक समीकरण होगी, ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां पर यह हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और अपना a b c का मान ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये समीकरण है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस समीकरण को हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है और उसके बाद a b c का मान बताना है। जैसे कि देखो 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 4.37 के। ठीक है, इस 4 क्योंकि हमें पता है कि बराबर के दूसरी साइड RHS की साइड क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो उधर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे उठाकर इधर ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस का 4.37, इधर आकर माइनस का 4.37 हो गया। बराबर में क्या बचा? बराबर में बचा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? देखो, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट इसकी अभी तुलना कर दो। किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। नहीं तो तुम चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे भाई? तुम इसे लिख सकते हो 2x प्लस 3y प्लस माइनस के 4.37 बराबर 0। क्योंकि जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैंने माइनस के 4.37 को लिख दिया प्लस गुणा ब्रैकेट के अंदर माइनस के 4.37, और कुछ नहीं। किस रूप में लाने के लिए? इसे सिर्फ ax प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या आ रहा है भाई? देखो, x का गुणांक है यहां पर a, यहां पर x का गुणांक है a, यहां पर x का गुणांक कितना है 2, यहां पर y का गुणांक है b, यहां पर y का गुणांक कितना है 3, और यहां पर हमारा अचर पद है c, ठीक है, प्लस c। यहां पर हमारा अचर पद कितना है? प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 4.37। तो इसीलिए मेरे लल्लू लाल, जो आपके गुणांक होते हैं वो हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। ये चीज समझाने के लिए मैंने तुम्हें इसे ऐसे लिखा था, ठीक है, वरना तुम डायरेक्टली इसके बाद भी ये लिख सकते थे, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है और उनकी तुलना करके ए बी सी का मान कैसे निकाला जाता है? सबको क्लियर है अब? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखो, ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, शुरू करते हैं बहुत जल्दी से। हमें दिया हुआ है कितना? हमें दिया हुआ है हमारा x बराबर 3y, प्लस का 3y दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा बराबर में 0 के। अब तुम कहोगे कि भैया यहां पर सर ax प्लस बी वाई प्लस सी तो नहीं आया हमारे पास, क्या हुआ? ax प्लस बी वाई प्लस सी तो नहीं आया हमारे पास, क्यों? देखो भाई, 3y प्लस सी की जगह पर हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे, ठीक है। प्लस सी की जगह पर मैंने क्या ले लिया? 0 ले लिया, क्यों? क्योंकि यहां पर सी का कोई मान नहीं था, तो मैंने यहां पर क्या करा? सी की जगह पर 0 ले लिया। अब मुझे क्या मिल जाएगा? देखो भाई, अब मुझे मिल जाएगा, तुम्हारा तुलना करेंगे, यहां पर x की गुणा में कुछ नहीं है, x की गुणा में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? x की गुणा में होगा 1, ठीक है। x की गुणा में कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, क्योंकि 1 गुणा x x हो जाएगा। अब इसकी तुलना करो जरा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो a का मान क्या होगा? x का गुणांक जो कि है 1, b का मान क्या होगा आपका? y का गुणांक जो कि है माइनस के 3, और c क्या होगा? अचर पद जो कि है 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी दो चर वाली रैखिक समीकरण को पहचान सकते हो। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? देखो, आपकी जो एक चर वाली समीकरणें हैं, आपकी जो एक चर वाली समीकरणें हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मान लो ये रहा, ठीक है, आपका 2x बराबर 3 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपकी व्यापक रूप होता है, ठीक है, सॉरी मैंने यहां पर गलती से लिख दिया था कि a 0 नहीं होना चाहिए, जबकि हमें लिखना क्या चाहिए? हमें लिखना चाहिए कि a व b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, एक साथ 0 ना हो, ठीक है। a और b आपके एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ 0 हो गए तो a गुणा x, सॉरी 0 गुणा x प्लस 0 गुणा y कितना हो जाएगा? 0 प्लस c, 0 प्लस c कितना आ जाएगा? c बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर तो आपके चर बचे ही नहीं, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण कहां बचेगी? ठीक है, तो भैया आपका a और b एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम इस क्वेश्चन में देखो तो यहां पर तुम इस समीकरण को कैसे इस रूप में ला सकते हो? सबसे पहले वो देखो, तुम्हारा 2x प्लस का जो 3 है इधर आकर -3 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब x का गुणांक तो है लेकिन y का गुणांक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इस समीकरण को लिख देंगे 2x प्लस 0 गुणा y -3 बराबर 0, है ना। जिस चर का गुणांक यहां पर नहीं है उस चर की गुणा में 0 लेकर हमने लिख दिया, क्योंकि 0 गुणा y हो जाएगा 0, 0 -3 हो जाएगा -3, तो 2x प्लस 0y -3 का मान हल करने पर 2x -3 ही आएगा, 3 ही आएगा, सॉरी। अब इसकी तुलना कर दो आप किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो तुम्हें x का गुणांक मिल जाएगा यहां से कितना? x का गुणांक हो गया a जो कि है 2, y का गुणांक हो गया b जो कि है 0, और अचर पद है c जो कि है -3, ठीक है। तो abc का मान मिल गया हमें आराम से, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये सबको? आ गया समझ में?
चलो जी, तो अब देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ जाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बनते कैसे हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आया 3 या 4 नंबर में तो वो ऐसे ही आएगा कि तुम्हें एक कंडीशन दे दी जाएगी और तुमसे बोलेगा कि इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से एक दो चर वाली रैखिक समीकरण बनाओ और उसके बाद उसका या तो आलेख बनाओ और या फिर हल ज्ञात करो। ठीक है, तो भाई देखो अब इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमें समीकरण बनाने के लिए तुम लोगों को पता है क्या चाहिए, एलएचएस आरएचएस। और उस एलएचएस आरएचएस में क्या आता है, उस एलएचएस आरएचएस में आते हैं चर। तो हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए चर। क्या चाहिए भाई, चर। अब चर किन्हें माना जाए, हमें सबसे ज्यादा डाउट इसी चीज पर होता है कि हम समीकरण में जो हमें कंडीशन दी हुई है उसमें से चर माने किसे। देखो 99% केसेस में जो चीज हमें निकालनी होती है हम उसी को चर मानते हैं। ठीक है, बाकी के 0.5% केसेस में ऐसा होता है कि जिन चीजों में संबंध दिया होता है हम उन्हें चर मानते हैं, और बाकी के जो 0.5% केसेस बचे उसमें बहुत रेयरली ऐसा कुछ होता है जो क्वेश्चन के हिसाब से किसी चीज को चर माना जाता है। ठीक है, बट 99% केसेस में जो चीज हमें निकालनी होती है हम उसी को चर मानते हैं, या फिर जिसमें हमें संबंध दिया होता है हम उसे चर मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, एक नोटबुक की कीमत, ध्यान से सुनना, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाओ। अब देखो यहां पर हमें पता नहीं क्या निकालना है, हमें पता ही नहीं है, हमें बोला ही नहीं है कुछ निकालने को। ठीक है, बट हमें यह तो पता है कि संबंध किस चीज में दे रखा है, हमें यह तो पता है कि संबंध किस चीज में दे रखा है। किस चीज में दिया हुआ है भाई संबंध, बताओ भाई, बताओ। संबंध किस चीज में दिया हुआ है, हाँ भाई। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें संबंध दिया हुआ है एक नोटबुक की कीमत में और एक कलम की कीमत में। ठीक है, तो हम इन्हीं को क्या मानेंगे, हमारा चर मानेंगे, क्योंकि जो चीज निकालनी है वो तो पता ही नहीं है, हमें केवल संबंध दिया है किसमें, एक नोटबुक की कीमत में एक कलम की कीमत में, तो इन्हीं को हम चर मानेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना, अब तुम चर कुछ भी मान सकते हो, तुम्हें पता है कि चर हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर हो सकते हैं। ठीक है, तो माना एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत बराबर हो गई हमारा x के, इसे हमने x मान लिया। तुम चाहो तो u v w जो मानना चाहो वो मान लो, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम इसे r s t जो मानना चाहो मान लो। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर मान लो इसे। और दूसरा, एक कलम की कीमत, कितना है भाई, ये है तुम्हारा y रुपए, ये x रुपए, ये y रुपए। ठीक है, तो अब तुम इन्हें चाहे x और y मानो, चाहे तुम इन्हें pq मानो, चाहे rs मानो, जो तुम्हारा मन है वो मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने जो कंडीशन दी हुई है उसे लिख लो। देखो अभी तुम शुरू कर रहे हो पहले पहले, तो तुम चाहो तो कंडीशन को हिंदी में लिख सकते हो पहले और उसके बाद समीकरण के रूप में। जैसे कि इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि एक नोटबुक की कीमत, तो एक नोटबुक की कीमत किसके बराबर है भाई, एक नोटबुक की कीमत बराबर है किसके, एक कलम की कीमत के 2 गुने से। ठीक है, हाँ, तो एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत
का 2 गुना कर दो, एक कलम की कीमत का 2 गुना कर दो तो वो एक नोटबुक की कीमत के बराबर है। तो कलम की कीमत का 2 गुना, यानी कि 2 गुना एक कलम की कीमत। ठीक है, अब यहां पर अपने चर के मान रख दो। नोटबुक की कीमत कितनी है, x रुपए। ठीक है, 2 गुना कलम की कीमत कितनी है, y रुपए। ये बन गई तुम्हारी समीकरण। इस 2y को उठाकर इधर ले आओ तो x माइनस 2y बराबर 0। ये लो भैया, ये हो गई तुम्हारी दी हुई कंडीशन के लिए 2 चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी एक कंडीशन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें संबंध किस में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें संबंध किस में दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भैया जो संबंध दिया हुआ है उन्हें हम चर मान ले। ठीक है, उन्हें हम चर मान ले, और उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को आराम से हम चाहे तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट समीकरण भी बना सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई, देखो जरा यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। उसके बाद आपका हर किलोमीटर के लिए कितने रुपए किराया लगता है, 5 रुपए लगता है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और आपका कुल किराया y रुपए है, तो इसे एक रैखिक समीकरण बनाओ। अब देखो इन्होंने तो हमारे लिए चीजें आसान कर दी हैं, चर हमें दे ही दिए हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, अब क्वेश्चन को समझो जरा। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भैया आप एक शहर में रहते हो या एक शहर में गए हो जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर आप जितने किलोमीटर दूरी तय करते हो, आप जितने किलोमीटर दूरी तय करते हो, ठीक है, उसमें फिक्स है क्या, उसमें फिक्स है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए तो आपको कुछ किराया देना पड़ेगा। ठीक है, पहले 1 किलोमीटर के लिए तो आपको कुछ किराया देना पड़ेगा और उसके बाद आपको हर 1 किलोमीटर के लिए कुछ अलग किराया देना पड़ेगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। ये 1 किलोमीटर हो गया, इसके 8 रुपए दे दिए, और उसके बाद जो बची हुई डिस्टेंस है, ठीक है, जो बची हुई दूरी है, इसके बाद उसके आपको 5 रुपए हर किलोमीटर के देने हैं। जैसे कि आपने मान लो टोटल दूरी तय करी, किसी शहर में आप गए और आपने एक ऑटो वाला बुक किया और उस ऑटो वाले के साथ आपने टोटल दूरी तय करी 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर, तो आप पहले 1 किलोमीटर के आप 8 रुपए दोगे। आप टोटल कितने रुपए दोगे, पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपए, और उसके बाद आपने जो बचे हुए 9 किलोमीटर थे, टोटल 10 किलोमीटर था, 10 में से पहला 1 किलोमीटर चला गया, उसके 8 रुपए गए। ठीक है, बचे कितने, 9 किलोमीटर। अब इन 9 किलोमीटर में आप हर किलोमीटर के 5 रुपए दोगे। मतलब आप पहले किलोमीटर चले 5 रुपए, फिर दूसरे किलोमीटर चले 5 रुपए, फिर तीसरे किलोमीटर चले 5 रुपए, फिर चौथे किलोमीटर चले 5 रुपए, फिर पांचवें किलोमीटर चले 5 रुपए, फिर छठे किलोमीटर चले 5 रुपए, फिर 7वें किलोमीटर चले 5 रुपए, फिर 8वें किलोमीटर चले 5 रुपए, और फिर 9वें किलोमीटर चले 5 रुपए। तो टोटल मिलाकर आपने कितने रुपए दिए भाई उसे, आपने दिए 9 गुणा 5 रुपए। मतलब 1 किलोमीटर के 5 रुपए है तो 9 किलोमीटर के 9 गुणा 5 रुपए, यानी कि 45 रुपए, प्लस पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपए। तो टोटल कितने रुपए हो गए भैया उसके, टोटल कितने रुपए हो गए उसके, टोटल रुपए हो गए पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपए प्लस बाद के 9 किलोमीटर के 9 पंजे 45 रुपए। तो 45 और 8 53 रुपए आप दोगे उसे 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर देखो, इन्होंने बोला कि टोटल दूरी जो तय की गई है यहां से यहां तक, वो है x किलोमीटर। ठीक है, और इस x किलोमीटर को तय करने में जो टोटल किराया लगा है वो है आपका y रुपए। दे रखा है सब क्वेश्चन में।
ठीक है, y रुपए कुल किराया लगा है इस टोटल x किलोमीटर दूरी को तय करने में। ठीक है, अब तुम खुद समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद समझो। पहले किलोमीटर के 8 रुपए चले गए, ठीक है, अब दूरी कितनी बची? जैसे तुम जब 10 किलोमीटर गए थे तो पहले किलोमीटर के 8 रुपए देने के बाद कितनी दूरी बची थी? 10 माइनस 1 किलोमीटर, आपका 9 किलोमीटर दूरी बची थी। ऐसे ही पहले किलोमीटर के 8 रुपए देने के बाद आपकी दूरी कितनी बची? अब बाकी की दूरी कितनी बची? टोटल दूरी थी x में से 1 किलोमीटर दूरी आपकी खत्म हो गई, बची कितनी? x माइनस 1 किलोमीटर दूरी बची। सिंपल। इन चीजों को लिख लेते हैं जरा, देखो भाई। पहले किलोमीटर का किराया बराबर हो गया x रुपए, सॉरी 8 रुपए। फिर प्रति किलोमीटर का किराया तो ये है आपका 5 रुपए प्रति किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कुल दूरी बराबर हो गई x किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 किलोमीटर के बाद शेष बची दूरी ये कितनी होगी? पहले किलोमीटर के आपने 1 रुपए दे दिए, मतलब पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपए दे दिए, आपकी टोटल दूरी x थी, क्वेश्चन में बोला गया था। पहले 1 किलोमीटर के आपने 8 रुपए दे दिए, बाकी दूरी कितनी बची? बाकी दूरी बची, टोटल दूरी में से 1 किलोमीटर घटा दो, टोटल दूरी में से 1 किलोमीटर घटा दो, तो टोटल दूरी थी x, उसमें से 1 किलोमीटर घटा दिया, x माइनस 1। सिंपल। कितना हो गया भाई? x माइनस 1। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है ये? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, आपका x माइनस 1 किलोमीटर दूरी का कितना किराया होगा? x माइनस 1 किलोमीटर दूरी का किराया, तो इसने बोला कि पहले 1 किलोमीटर के बाद आपको हर किलोमीटर के 8 रुपए देने हैं। 1 किलोमीटर का 5 रुपए, मतलब सॉरी, पहले 1 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर के 5 रुपए देने हैं। 1 किलोमीटर के 5 रुपए, 2 किलोमीटर के 5 गुणा 2 रुपए, 3 किलोमीटर के 5 गुणा 3 यानी कि 15 रुपए, 4 किलोमीटर के 5 गुणा 4 यानी कि 20 रुपए। ठीक है, 6 किलोमीटर के 5 गुणा 6 यानी कि आपका 30 रुपए, फिर आपका 7 किलोमीटर के लिए 5 गुणा 7 यानी कि 5 7 35 रुपए। ऐसे ही x माइनस 1 किलोमीटर के कितने रुपए देगा? बाकी बचे हुए किराए में आपका x माइनस 1 के लिए कितने रुपए देगा भैया? आपका x माइनस 1 के लिए कितने रुपए लिए जाएंगे? 5 गुणा जितने किलोमीटर दूरी तय करी है, यानी कि आपका 5 गुणा x माइनस 1 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शेष बची हुई दूरी कितनी है? शेष बची हुई दूरी है आपकी x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, आपका हर किलोमीटर का कितने रुपए लग रहे हैं? 5 रुपए। ठीक है, 1 किलोमीटर के 5, 2 के 10, 3 के 15, 4 के 20, 5 के 25, 6 के 30, मतलब 5 गुणा जितने किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर हम x माइनस 1 गुणा दूरी तय कर रहे हैं, तो यानी कि 5 गुणा x माइनस 1 किराया हो जाएगा। तो अब टोटल किराया कितना है? कुल किराया है y रुपए। ठीक, कुल किराया बराबर है y रुपए के, और तुम्हारा टोटल किराया होना कितना चाहिए? पहले 1 किलोमीटर का किराया और उसके बाद बाकी के बचे x माइनस 1 किलोमीटर का किराया। तो भैया जोड़ दो इन्हें। पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपए, प्लस उसके बाद x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 5 गुणा x माइनस 1 रुपए, बराबर आ गया y के। बस इस समीकरण को हल कर लो, क्वेश्चन सॉल्व, तुम्हारे सामने समीकरण तैयार हो जाएगी। देखो 8 प्लस 5 की गुणा x में करेंगे 5x, 5 की गुणा माइनस 1 में करेंगे -5, बराबर आ गया y के। इन्हें उठाकर इधर ले आओ तो अपने पास कितना आ जाएगा? 5x प्लस का y इधर आकर हो गया -y, और 8 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 8 में से 5 गए, हमारे पास बचा 3 बराबर 0।
ये लो भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म बात। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर समझने की कोशिश करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चला जाए आगे। देखो भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम किस पर, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब सीधा अब हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की तरफ। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की तरफ। तो किसी भी समीकरण का हल क्या होता है? किसी भी समीकरण का हल, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2x + 2 = 4। तो किसी भी समीकरण का हल क्या होता है? किसी भी समीकरण में आप चर के अलग अलग मान रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस समीकरण में मैं चर के 3 मान रखता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 × 0 + 2 = 4। 2 × 0 हो गया 0 + 2 = 4। 0 + 2 2 = 4। ठीक है, क्या यहां पर LHS और RHS बराबर आ रहा है? क्या यहां पर LHS और RHS बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि ये समीकरण का हल नहीं है। x = 0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, x = 0 समीकरण का हल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, समीकरण का हल चर का वो मान होता है जो कि अगर मैं समीकरण में रखूं और उसके बाद उसे हल करूं तो समीकरण के LHS और RHS बराबर आने चाहिए। समीकरण के LHS और RHS बराबर आने चाहिए, जो कि यहां पर नहीं आ रहे हैं हल करने के बाद। अब अगर मैं यहां पर मान रखता हूं, देखो भाई ये वाला मान रखो, तो ये हो गया 2 × 1 + 2 = 0, सॉरी बराबर 4। 2 एकम 2 + 2 = 4। 2 और 2 4 = 4। अब तुम अगर यहां पर देखो तो तुम्हारा LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, है ना? यहां पर तुम्हारे LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा x = 1 जो है वो इस समीकरण का हल है। तो समीकरण का हल क्या होता है? चर का वो मान जो कि समीकरण में बदलने पर समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी कि LHS और RHS को बराबर ले आए, उसे समीकरण का हल बोलते हैं। ठीक है, x = -1/2 रख कर देखो जरा, तो यह आएगा 2 × -1/2, ठीक है, +2 = 4 के। ठीक है, 2 की गुणा -1 में करेंगे तो -2/2 +2 = 4 के। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास कितना आ गया? -1/1 यानी कि -1 + 2 = 4 के। तो 2 - 1 कितना हो गया? 2 - 1 हो गया बराबर किसके? आपका 2 - 1 हो गया 1, बराबर आ रहा है 4 के। तो यहां पर भी LHS और RHS बराबर नहीं है, तो यानी कि ये भी तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल मतलब किसी भी समीकरण का हल, अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण पे तो पहुंचा ही नहीं मैं। ठीक है, किसी भी समीकरण का हल क्या होता है? चर का वो मान होगा जो कि आपका चर में प्रतिस्थापित करने पर या फिर चर में बदलने पर क्या कर दे? आपका समीकरण को संतुष्ट कर दे, LHS और RHS को बराबर ले आए। ठीक है, वो आपका समीकरण का हल होता है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? तो अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, तो देखो भाई, आपके समीकरण जो है वो होती है ax + by + c = 0। यहां पर हमारे पास दो चर होते हैं, एक x और दूसरा y। तो जो समीकरण के हल आते हैं वो क्या आते हैं? वो x और y के ऐसे मान होते हैं, ठीक है, वो x और y के ऐसे मान होते हैं जो कि आपका समीकरण को संतुष्ट कर दे। यानी कि अगर मैं समीकरण में x और y की जगह पर वो मान रखूं तो LHS और RHS बराबर आ जाएं। ठीक है, LHS और RHS बराबर आ जाएं। ठीक है, तो आप अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालोगे तो वो हमेशा x, y के रूप में, ठीक है, होगा। क्यों? क्योंकि दो चर हैं तो दो मान होंगे, दो चर हैं तो दो मान होंगे। यानी कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब भी आप हल निकालोगे उसमें हमेशा दो मान आएंगे। ठीक है, उसमें हमेशा
दो मान आएंगे। और अब देखो, अब आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है उसे निकालने का जो तरीका है वो है तुम्हारा हिट एंड ट्राई मेथड। ठीक है सर, अब ये क्या होता है? हिट एंड ट्राई मेथड इज लाइक ऐसे कि तुम एक चर का मान रखो, तुम एक चर का मान रखो और वहां से दूसरे चर का मान निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां पर x का मान रखता हूं, x बराबर 0 पर क्या आएगा? ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा y बराबर 6। बहुत बढ़िया। तो हमें मिल गया 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा y बराबर 6। तो 0 प्लस 3 गुणा y कितना हो गया? 3 गुणा y बराबर 6। 3 इधर भाग में चला जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। y का मान निकल कर आ गया आपका 2। y का मान निकल कर आ गया 2। तो समीकरण का जो सबसे पहला हल आया वो आ गया x कॉमा y। x का मान 0 है, y का मान 2 है। ये तुम्हारी समीकरण का हल है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये समीकरण का हल है? इसे समीकरण में रख कर देख लो, क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण में रखना। कितना आ रहा है भाई? 2 गुणा 0 हो गया 0 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 6। तो 0 प्लस 6 हो गया 6 बराबर 6। तुम्हारा LHS और RHS बराबर आ रहा है। इसका मतलब 0,2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि 0,2 इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो क्या सर समीकरण का एक ही हल निकल सकता है? क्या एक दो चर वाली रैखिक समीकरण का एक ही हल निकल सकता है सर? क्या हम इससे ज्यादा हल और नहीं निकाल सकते सर? ठीक है, हम क्या करें सर आगे? देखो भाई, मैंने तुम्हें बोला कि ये कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है। यहां पर तुम्हें क्या करना है, तुम एक चर का मान रखोगे, दूसरे चर का मान निकाल लोगे। तुमने x बराबर 0 रखा था, x बराबर -2 रख दो, x बराबर -2 रख दो। देखो भाई, ये हो जाएगा 2 गुणा -2 प्लस 3 गुणा y बराबर 6 के। ठीक है, 2 गुणा -2 हो गया -4 प्लस 3y बराबर 6 के। -4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो अपने पास आ गया 3y बराबर 6 प्लस 4 यानी कि 10। और 3 जो इधर गुणा में है वो भाग में चला गया, तो y का मान निकल कर आ गया आपका 10/3। ठीक है, तो समीकरण का दूसरा हल कितना आ गया भाई? समीकरण का दूसरा हल आ गया x कॉमा y। यह आ गया x का मान 2, y का मान 10/3। सिंपल। x का मान 2, y का मान 10/3। सॉरी, x का मान -2, y का मान 10/3। ठीक है, क्या सर इस समीकरण के इतने ही हल निकल सकते हैं? 2 नहीं। मैंने x का मान 0 रखा, y का मान मिला। मैंने x का मान -2 रखा, y का मान मिला। ठीक है, मैं रख देता हूं अब x का मान, अब मैं रख देता हूं y का मान, y बराबर 0 पर। तो ये कितना होगा? 2 गुणा x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 6। ठीक है, 2x प्लस 0 बराबर आ गया 6 के। 2x बराबर आ गया 6 के। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। x का मान आ गया 3। समीकरण का दूसरा हल x कॉमा y। x का मान है 3, y का मान है 0। तो इस तरीके से तुम यहां पर चर के अलग अलग मान रखकर दूसरे चर के अलग अलग मान निकाल सकते हो। तुमने x का मान 0 रखा, तुम्हें y का मान मिल गया। तुमने x का मान -2 रखा, तुम्हें y का मान मिल गया। तुमने y का मान 0 रखा, तुम्हें x का मान मिल गया। ऐसे ही तुम x का मान √2 रख दो, तुम्हें y का कोई मान मिल जाएगा। तुम y का मान 1/2 रख दो, तुम्हें x का कोई मान मिल जाएगा। मतलब यहां पर तुम x की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या रखकर y का मान निकाल सकते हो और y की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या रखकर x का मान निकाल सकते हो। सर इस तरीके से तो बहुत सारी वास्तविक संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो हां बिल्कुल बहुत सारी वास्तविक संख्या हो सकती हैं। और सर हम तो सारी रख सकते हैं। हां बिल्कुल तुम सारी रख सकते हो। ठीक है सर, इससे तो हमें बहुत सारे हल मिलेंगे। हां बिल्कुल मिलेंगे। इसीलिए आपका एक दो चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं भाई? ध्यान रखना, इस पॉइंट को नोट कर लो। दो चर वाली रैखिक समीकरण के
कि अपरिमित रूप से अनेक, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो आपकी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे अनंत हल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये हल निकालते कैसे हैं ये भी समझ में आ गया, हल निकालते कैसे हैं ये भी समझ में आ गया। देखो जरा, जैसे कि अब ये दे रखा है, बताओ भाई, आपका √2x + 5√y एक रैखिक समीकरण है। यह कथन सत्य है, असत्य है, ए और बी दोनों, या फिर नहीं बताया जा सकता। तो अगर मैं इसमें देखूं तो √2x + 5√y, अब किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब क्या है, उस संख्या की घात 1/2। तो यानी कि यहां पर y की घात हो गई 1/2। ठीक है, +7 = 0। अब भैया जब चर की घात आपका 1 नहीं है, यहां पर तो चर की घात 1 है तो काम चल गया, यहां पर चर की घात 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल है कि भैया ये आपका क्या, ये आपका रैखिक समीकरण नहीं है। तो ये समीकरण एक रैखिक समीकरण है, यह कथन हमारा असत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देख लो एक बार, आ गया सबको समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। बताओ भाई, क्या कह रहा है कि यह समीकरण एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। सिंपल उठा लो समीकरण को, 2x + 5y + 7 = 0। तो अगर तुम यहां पर देखो तो तुम्हारा चर क्या है, x और y, दो चर हैं, दोनों चरों की जो घात है वो कितनी है, दोनों चरों की जो घात है वो 1 है। तो भैया जब हमारे पास दो प्रकार के चर हो और दोनों चरों की घात 1 हो तो वो दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है। तो यानी कि बिल्कुल यह कथन हमारा बिल्कुल सत्य है कि यह समीकरण एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बेसिक सबको समझ में आ गया अब तक? जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं और हमारा समीकरणों के हल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब यहां पर देखो, ये हमसे कह रहा है कि x = 2 और y = -1 इस दी गई समीकरण के क्या है, हल है। तब k का मान निकालो। अब देखो, समीकरण के हल का मतलब क्या होता है कि अगर तुम x और y के मान को उठाकर इन समीकरणों में रख दोगे तब भी आपके LHS और RHS बराबर रहेंगे। समीकरण का हल यही होता है। ठीक है, समीकरण के हल का क्या काम होता है कि जब तुम उसे समीकरण में रखो तो वो LHS और RHS को बराबर ले आए। ठीक है, और ये तो हमसे कह रहा है कि ये इस समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है मतलब अगर मैं इसे इस समीकरण में उठाकर रख दूंगा तो LHS और RHS बराबर आने चाहिए। तो बस कर दो अपना काम, x और y की जगह पर ये मान उठाकर रख दो। x की जगह पर 2, तो 2 × x है तो 2 × 2 हो गया, प्लस y की जगह पर -1 तो y -1 -3 के बराबर 0, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस के 1 -3 के बराबर 0, तो 4 - 1 हो गया अपना 3, -3 के बराबर 0। ठीक है, प्लस का 3 इधर जाकर -3 हो जाएगा, माइनस के 3 के बराबर आ गया 0, -3 हो गया -3, -3 इधर भाग में चला जाएगा तो -3 बटे में, ये जो -3 इधर गुणा में है ये भाग में चला जाएगा, बटे में -3 आ गया। ठीक है, यहां पर आपका माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 1/1, यानी कि k का मान निकल कर आ गया आपका 1। ये फाइनल आंसर है, k का मान आ गया 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, k = 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब तुमने देखा कि हमारे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे, ठीक है, उनके जो हल आते हैं वो x, y के रूप में आते हैं। ये चीज तुमने नोटिस करी अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया। ठीक है, आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल आते हैं वो x, y के रूप में आते हैं। ठीक है, अब इन्हीं हलों को हमने जो पिछला चैप्टर था उसे पढ़ा था। ठीक है, उसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये हमारे किस तरीके के दिख रहे हैं तुम्हें, x, y किस तरीके के दिख रहे हैं? ये क्या निर्देशांक ज्यामिति में इस रूप में हमें निर्देशांक नहीं मिलते थे? क्या निर्देशांक ज्यामिति में हमें इस रूप में निर्देशांक नहीं मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे। तो अब हम
क्या करेंगे, इन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हलों का इस्तेमाल करके उनका क्या बनाएंगे, उनका आलेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, आलेख बनाएंगे। अब देखो भैया, आलेख बनाना, जो मैं यही समीकरण उठा लेता हूं, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाने के लिए उसका नाम देखो, सबसे पहले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वो एक सरल रेखा होता है। आलेख बोले तो मतलब ग्राफ। कैसी होती है भाई, एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। ठीक है, एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन होती है। अब अगर हम यहां पर देखें तो अपने पास क्या आता है, अपने पास क्या आता है, अपने पास सरल रेखा स्ट्रेट लाइन जो आती है, इसमें हमें क्या करना होता है। देखो भाई, अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास यहां पर आता क्या है, देखो सरल रेखा बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक है, सरल रेखा बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए होता है। ठीक, और आलेख पर यानी कि ग्राफ पर हमें बिंदु कैसे मिलते हैं, हमें बिंदु मिलते हैं निर्देशांकों के रूप में, है ना। और हमें पता है कि समीकरण में ये निर्देशांक किस रूप में आते हैं, समीकरण के हल के रूप में, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के रूप में। तो अगर मैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बस दो हल निकाल लूं, बस दो हल, ठीक है, कम से कम दो हल तो चाहिए ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तुम जितने चाहे उतने निकाल लो, तुम 5, 6, 7, 8, 10 जितने चाहे उतने निकाल लो। जितने ज्यादा हल निकालोगे उतना एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। पर दो हल से भी काम चल सकता है, दो हल से भी काम चल सकता है। तो अगर मैं देखूं यहां पर, जैसे कि मान लो ये वाली समीकरण है, तो मुझे इसका चार हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका आलेख भी बनाना है। ठीक है, तो चार हल अगर मैं निकालने चाहूं तो मुझे समीकरण पता है, x प्लस 2y बराबर 6। तो इसके चार हल निकालने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, एक चर के अलग अलग मान रखूंगा और दूसरे चर के मान निकालता जाऊंगा। सबसे पहला x बराबर 0 पर, तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 2y बराबर 6। तो ये आ गया 0 प्लस 2y हो गया 2y बराबर 6। दो इधर भाग में चला जाएगा तो y का मान आ गया 6/2, यानी कि y का मान आ गया 3। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, y का मान आ गया 3। तो समीकरण का पहला हल आ गया x कॉमा वाई कितना आपका, x का मान है 0, y का मान है 3। हाँ जी, कमेंट में मुझे जरा बताओ कि कौन सी अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तुमने निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर पढ़ा है अगर मुझसे तो तुम लोगों को पता होगा। बताओ जरा, कौन सी अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, कमेंट में बताओ। ऐसे ही मैंने x बराबर 0 पर निकाल लिया, मैं निकाल लेता हूं x बराबर 2 पर या x बराबर 1 पर। देखो भाई, x बराबर 1 पर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2y बराबर 6। तुम कोई भी मान रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2y बराबर 6 माइनस 1 बराबर आ गया 5 के। y का मान आ गया आपका 5, ये जो 2 इधर गुणा में था भाग में चला गया। तो हमारे पास समीकरण का दूसरा हल आ गया x कॉमा वाई बराबर, x का मान है 1, y का मान है 5/2। ठीक है, दो हल आ गए समीकरण के। तीसरे हल की बात कर लेते हैं भाई। तीसरा हल y बराबर 0 पर निकाल लेते हैं, y बराबर 0 पर। तो y बराबर 0 पर क्या आएगा भाई, देखो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 6। तो x प्लस 2 गुणा 0 कितना हो गया, 2 गुणा 0 हो गया 0 बराबर 6। तो x बराबर आ गया 6 के। ठीक है, तो इसका दूसरा हल आ गया x कॉमा वाई, x का मान आपका 6, y का मान 0। तीसरा हल आ गया समीकरण का। ठीक है, चौथा हल निकालना है तो चौथा भी निकाल दो भाई। किस पर, आपका इसे मैं निकाल देता हूं y बराबर, किस पे निकालें बताओ।
y बराबर 1/2 पे निकाल देते हैं। चलो y बराबर 1/2 पर, जिस पे चाहे तुम उस पे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2 गुणा 1/2 बराबर 6 के, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 गुणा 1, 1 हो गया बराबर 6 के, प्लस का 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 6 माइनस 1, यानी कि x का मान आ गया 7। तो समीकरण का दूसरा अपना जो चौथा हल है वो कितना आ गया, वो आ गया x का मान 7, y का मान, सॉरी 7 नहीं, 6 माइनस 1 5, x का मान आ गया 5। तो x का मान आ गया 5 और y का मान था हमारा 1/2। ये लो भाई, तो ये समीकरण का तुम्हारा चौथा हल हो गया और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। तो किसी भी समीकरण के तुम 4, 5, 10, 20 जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हो। तुम समीकरण में क्या करो, एक चर का मान रखो और दूसरे चर का मान निकालते जाओ, छुट्टी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब इसके आलेख के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आलेख बनाने के लिए जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि हमें ज्यादा से कम 2 बिंदु चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम जितने चाहें उतने बिंदु ले सकते हैं। कम से कम 2 बिंदु जरूर चाहिए, उससे कम में तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी आलेख बनाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति है उसमें हमें 2 अक्ष चाहिए होती हैं। एक हमारी x अक्ष होती है जो कि ये लेटी हुई अक्ष है, ठीक है। दूसरी हमारी y अक्ष होती है, ये जो खड़ी हुई ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ठीक है, हमारी जो ये लेटी हुई अक्ष है x डैश, ये है आपकी क्या, ये है आपकी x अक्ष, और वहीं पर आपकी ये जो y डैश है, ठीक है, ये है हमारी y अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। अब हमें जो बिंदु दर्शाने हैं उन्हें मैं यहां पर साइड में लिख लेता हूं। पहला बिंदु है आपका कौन सा, आपका पहला बिंदु है 0,3, इसे मैं बोल देता हूं बिंदु A। दूसरा बिंदु है हमारा कितना भाई, 1,5/2। तीसरा बिंदु है हमारा 6,0 और चौथा बिंदु है हमारा 5,1/2। ठीक है, अब देखो भाई, सारे बिंदुओं को दर्शाने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक है, कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं, तुम्हें पता है। और हम कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम वो 2 बिंदु ऐसे निकालें, ध्यान से सुनना, हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो बिंदु ऐसे निकालें जो एक x अक्ष पर आ जाए और एक y अक्ष पर आ जाए। ठीक है, अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब बिंदु x अक्ष पर है और कब y अक्ष पर है, याद करो कैसे पता चलता था, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है तो याद करो कैसे पता चलता था। अरे जब बिंदु y अक्ष पर होता था या जब बिंदु में y निर्देशांक 0 होता था तो बिंदु कहां पर होता था, x अक्ष पर, और जब x निर्देशांक 0 होता था तो वो कहां पर होता था, y अक्ष पर। तो हमें 2 बिंदु चाहिए जिनमें से एक x अक्ष वाला हो और एक y अक्ष वाला हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर हो तो बहुत बढ़िया है। और हमें पता है कि भैया x अक्ष और y अक्ष वाले बिंदु कैसे निकालने हैं। देखो, x अक्ष वाला बिंदु निकालने के लिए y बराबर 0 रख दो, y अक्ष वाला बिंदु निकालने के लिए x बराबर 0 रखो। देखो तुम्हें पहले ही पता है, x अक्ष वाला बिंदु निकालने के लिए y बराबर 0 रखा था तो हमें x अक्ष वाला बिंदु मिल गया क्योंकि यहां पर y निर्देशांक 0 है, और y अक्ष वाला बिंदु निकालने के लिए x निर्देशांक 0 कर दिया था, यानी कि x बराबर 0 रख दिया था, तो जो बिंदु मिला था वो y अक्ष वाला हो गया, छुट्टी। ठीक है, तो इसीलिए 2 बिंदु से काम चल जाता है। इससे ज्यादा जो ये बिंदु मैंने निकाले हुए हैं इन्हें नहीं भी दर्शाओगे तो भी चल जाएगा काम। देखो पहला बिंदु है 0,3, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 3, तो x निर्देशांक 0 कहां पर होता है, y अक्ष पर, y अक्ष पर 3 ढूंढो, 1 2 3 ये रहा। ठीक है, तो यही तुम्हारा बिंदु हो जाएगा A, जिसके निर्देशांक है x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 3। ठीक है, दूसरा बिंदु B 1,5/2, 5/2 का मतलब 2.5, तो x निर्देशांक 1, y निर्देशांक 2.5, यानी कि 2 और 3 के ठीक बीच में, दोनों को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं वही बिंदु हो जाएगा आपका कौन सा, वही बिंदु हो जाएगा आपका बिंदु B, जिसके निर्देशांक हैं 1,5/2। बिंदु C 6,0,
एक्स निर्देशांक 6, वाई निर्देशांक 0। वाई निर्देशांक 0 कहां पर होता है? एक्स अक्ष पर। एक्स निर्देशांक कितना है? 6। तो एक्स अक्ष पर 6 ढूंढो, 1 2 3 4 5 6, ये रहा। तो ये हो गया बिंदु डी, जिसके सॉरी बिंदु सी, जिसके निर्देशांक एक्स निर्देशांक 6 और वाई निर्देशांक 0 है। अगला है 5,1/2। तो एक्स निर्देशांक 5 है, 1 2 3 4 5, ये रहा, और वाई निर्देशांक है 1/2। तो x 1/2 कहां होगा? 0 और 1 के ठीक बीच में। ठीक है, इन्हें आगे बढ़ा दो भैया, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे वो बिंदु हो जाएगा तुम्हारा डी, जिसके निर्देशांक हो गए अपना कितने? 5,1/2। ठीक है, अब इन चारों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बना दो भाई। चारों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बना दो। ये जो तुम्हारी सरल रेखा बनी है, अब यही क्या है? यही तुम्हारा आलेख है किसका? तुम्हारे दी गई समीकरण का। जो तुमने समीकरण यहां पर दी थी ना, जिसके तुमने हल निकाले हैं, x + 2y = 6, x + 2y = 6, इस समीकरण का आलेख ये सरल रेखा है। ठीक है, तो किसी भी समीकरण का आलेख बनाने के लिए, किसी भी समीकरण का आलेख बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? कम से कम 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, कोशिश हम ये करेंगे कि वो दोनों बिंदु एक x अक्ष पर हो, एक y अक्ष पर हो। x अक्ष का बिंदु निकालने के लिए y = 0 रख दो, y अक्ष का बिंदु निकालने के लिए x = 0 रख दो। इससे ज्यादा हल होंगे तो भी अपने लिए फायदे वाली बात है। ठीक है, तो आलेख बन जाएगा अब आराम से। अब देखो यहां से एक चीज और नोटिस करो, ये जितने भी बिंदु थे, ये जितने भी बिंदु थे, ये सब क्या थे? ये सब क्या थे? ये इस समीकरण के हल ही तो थे जो हमने निकाले थे। ये चारों बिंदु जो मैंने अभी दर्शाए, जिनसे मैंने आलेख बनाया, वो सब क्या थे? वो इस समीकरण के हल ही तो थे जिनसे मैंने ये आलेख बनाया है। ठीक है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, चारों समीकरण के हल थे। और चारों के चारों इस समीकरण का जो ये आलेख है, ये जो सरल रेखा है, इस पर स्थित है। चारों के चारों इस आलेख पर स्थित है। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है, क्या? नोट कर लो इस चीज को। 2 चर वाली रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल, हमें पता है कि भैया इसके अनंत हल हो सकते हैं। हमें पता है कि इसके अनंत हल हो सकते हैं। तो इसका जो प्रत्येक हल है, प्रत्येक हल उस समीकरण के आलेख पर स्थित होगा। मतलब एक एक हल जो है वो उस समीकरण के आलेख पर स्थित होगा। ठीक है, और जो बिंदु समीकरण का हल नहीं है, ठीक है, वो समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं होगा। ध्यान रखना, वो अलग कहीं ग्राफ पर होगा, बट वो इस आलेख पर स्थित नहीं होगा, जो बिंदु इस समीकरण का हल नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कोई भी बिंदु जो समीकरण का हल है वो समीकरण के आलेख पर होगा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इस समीकरण में से, इस समीकरण के आलेख पे से कोई भी बिंदु उठा लूं, इस बिंदु के निर्देशांक बताना जरा। एक्स निर्देशांक के लिए एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे, जहां पर ये एक्स अक्ष को काटेगा वो एक्स निर्देशांक -2, और y निर्देशांक के लिए y अक्ष पर लंब डालेंगे, y अक्ष इसका 4। ठीक है, ये बिंदु -2,4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। क्या देखना ये समीकरण का हल भी है? चेक करना जरा, -2,4 क्या इस समीकरण का हल भी है? 4, यानी कि x बराबर -2 और y बराबर 4 पर। चेक करो जरा, देखो जरा, यह है समीकरण x + 2y = 6। तो x का मान है -2 + 2 × y का मान है 4 = 6। तो -2 + 4 दूनी 8 = 6, 8 - 2 हो गया 6 = 6। LHS बराबर आ गया RHS के। ये लो भाई, इससे क्या पता चला? मैंने रैंडमली कोई बिंदु उठाया जो कि समीकरण के आलेख पर था।
इसका x निर्देशांक कितना है 8, y निर्देशांक कितना है -1। चेक करो जरा इससे भी, क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? x कॉमा -1, सॉरी 8 कॉमा -1, चेक करना जरा। तो ये हो जाएगा x बराबर 8, y बराबर -1 रखो इस समीकरण में। तो 8 प्लस 2 गुणा 8 प्लस 2 गुणा -1 बराबर 6 के। तो 8 2 एकम 2 बराबर 6, 8 - 2 कितना हो गया 6 बराबर 6। LHS बराबर RHS। मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने जो ये समीकरण का आलेख बनाया था उससे रेंडमली मैं बिंदु उठा रहा हूं, ठीक है। उस आलेख पर से मैं रेंडमली बिंदु उठा रहा हूं। मैंने ये वाला बिंदु उठाया, वो भी समीकरण का हल निकला क्योंकि वो भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा था। मैंने ये बिंदु उठाया, वो भी समीकरण का हल निकला क्योंकि वो भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा था। मैं ये बिंदु भी उठाऊंगा जो कि तुम्हारा है -4,5। चेक कर लो, -4,5 चेक कर लो, ये भी तुम्हारा समीकरण का हल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से हमें एक और पॉइंट पता चलता है, क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का हल होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका ये जो दो चर वाली रैखिक समीकरण का अगर आप कोई भी आलेख उठाते हो, उस पर जो भी बिंदु स्थित होगा वो उस समीकरण का हल भी होगा। और मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिखा दिया, -2,4, 8, -1। मैंने यहां से एक बिंदु उठाया जो कि है -4,5। मैं यहां से रैंडमली एक बिंदु उठा लेता हूं 2,2, ठीक है। ये सब तुम्हारे इस समीकरण के हल भी होंगे क्योंकि ये इसके ग्राफ पर या आलेख पर स्थित बिंदु हैं। समझ में आ गया सबको? चलो जी। तो अब देखो भैया, दो चर वाले रैखिक समीकरण समझा दिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल समझा दिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख समझा दिए, ठीक है। उससे संबंधित जो कंडीशन थी वो भी समझा दी, ठीक है। तो भैया अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानियां देखते हैं थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ी सी आगे की कहानियां देखते हैं अब। जैसे कि यहां पर ये हमसे कह रहा है कि के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण के एक हल होंगे। यहां पर ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 2 या आपका 2,1 समीकरण के आलेख पर स्थित होंगे, ठीक है। आलेख पर स्थित होंगे, तो उसका मतलब भी वही है मेरे लल्लू लाल कि वो यही पूछना चाह रहा है कि वो समीकरण के हल कब होंगे, क्योंकि आलेख पर स्थित है। आलेख पर स्थित होने का मतलब क्या है कि वो समीकरण के हल है। तो अभी हमसे कह रहा है कि भैया ये बिंदु इस समीकरण के हल कब होंगे, ठीक है। तो रख के देख लो, इस समीकरण के ये हल तब होंगे जब LHS और RHS क्या हो, बराबर हो। तो भैया x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 रखा, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना हो गया बराबर के। तो के का मान आ गया 4 + 3 7। ये लो, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। देखो भाई, कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान करती हैं। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो तथा इस समीकरण के दो हल भी दीजिए। तो सबसे पहले हमें चर चाहिए होंगे। तो देखो, हमें कुछ बोला तो गया नहीं है जो हमें निकालना हो, ठीक है। तो हमें संबंध किसमें दिया है कि भैया यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए हैं। तो भैया हम मान लेते हैं, माना यामिनी ने जितने रुपए दिए, यामिनी द्वारा दिया गया दान
दिया गया दान बराबर है x रुपए के, और फातिमा के द्वारा दिया गया दान बराबर है y रुपए के। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या होगा भाई, समीकरण तैयार करनी है। प्रश्नानुसार दोनों ने मिलके कितने रुपए दिए, आपका दोनों ने मिलके, यामिनी और फातिमा ने जो टोटल रुपए दिए वो 100 रुपए थे। तो यामिनी के द्वारा दिया गया दान, फातिमा के द्वारा दिया गया दान, दोनों मिलाकर 100 रुपए हो गया। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 100 रुपए। ये लो भाई। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि इसके दो हल भी निकालो। तो एक बार x बराबर कुछ रख लो, एक बार y बराबर कुछ रख लो, हल भी मिल जाएगा। मान लो यामिनी ने दिए 40 रुपए, तो y का मान कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 40 प्लस y बराबर 100। 40 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60। तो यानी कि भैया अगर यामिनी ने 40 रुपए दिए हैं जो कि x है, तो फातिमा ने 100 रुपए दिए होंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो, अगर मान लिया मैंने फातिमा ने दिए थे तुम्हारा 73 रुपए, तो आपका ये कितना हो जाएगा, x प्लस 73 बराबर 100। 73 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 73 कितना हो गया, 100 माइनस 73 हो गया 27। यानी कि भैया उस केस में यामिनी ने 27 रुपए दिए होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमारी समीकरण भी बन गई, समीकरण का आलेख भी बन गया। तुम चाहो तो इसके हल भी बना सकते हो। x बराबर 50 रखो, y बराबर 50 मिल जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 रखो, y बराबर 100 मिल जाएगा। y बराबर 0 रखो, x बराबर 100 मिल जाएगा। ठीक है, एक यूनिट को मान लो 10 के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसका आलेख बनाऊं तो देखो, मैं इसके दो हल निकाल लेता हूं। ठीक है, मैं दो हल निकाल लेता हूं, इन वालों को छोड़ दो, इन वालों को छोड़ दो, या फिर इसे ले लो, इस वाले को छोड़ दो। मैं दो हल और निकाल लेता हूं। एक तो x बराबर 0 पर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0 प्लस वाई बराबर 100। तो y का मान आ गया 100। तो समीकरण का हल हो गया x कॉमा वाई 0 कॉमा 100। दूसरा y बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 0 बराबर 100। तो x का मान आ गया 100। समीकरण का दूसरा हल आ गया x कॉमा वाई बराबर 100 कॉमा 0। और तीसरा हल हमारे पास पहले से ही है, x कॉमा वाई बराबर कितना, 40 कॉमा 60। ये वाला क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि बस दिखाने में दिक्कत होगी। तुम चाहो तो ले सकते हो, बस आलेख पे दिखाने में दिक्कत होगी, इसलिए नहीं ले रहा बस। ठीक है, बाकी चाहो तो तुम दिखा सकते हो। अब इन तीनों बिंदुओं को उठा लो, यहां पर दर्शा दो। एक बिंदु तुम्हारा 10 के बराबर है, ऐसा समझो कि एक बिंदु जो है वो तुम्हारा 10 के बराबर है, सिंपल। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा 0 है, फिर ये 10, ये 20, ये 30, फिर ये 40, उसके बाद ये 50, फिर ये 60, फिर ये 70, 80, 90, 100, 110, 120, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे इधर -10, -20, ठीक है, ऐसे इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, -10, -20, -30, और कहानी आगे तक चलती रहेगी। ठीक है, अब इसका आलेख बनाना है। देखो जरा, बिंदु क्या है, सबसे पहला बिंदु है हमारा 0,100। तो x निर्देशांक 0 कहां पर आता है, y अक्ष पर। तो ये हो गया आपका x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 100। तो ये रहा भैया बिंदु, y अक्ष पर हमने 100 को ढूंढा, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 100, ये रहा बिंदु 0,100। दूसरा बिंदु है 100,0। तो x निर्देशांक है 100, तो x अक्ष पर 100 को ढूंढा, y निर्देशांक 0 यानी कि बिंदु x अक्ष पर ही होगा। तो ये हो गया 100,0। ठीक है, और अगला बिंदु है कितना, 40,60। तो x निर्देशांक 40 ये रहा, y निर्देशांक 60 ये रहा। दोनों को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वो आ गया बिंदु C, जिसके निर्देशांक हो गए 40,60। इन दोनों को मिला, इन तीनों को मिलाते हुए एक आलेख बना दो या एक रेखा बना दो, वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये लो भाई, ये रहा, ये तुम्हारी इस दी गई समीकरण का
आलेख तैयार हो गया भाई। ये लो, ये तुम्हारी इस दी गई समीकरण का, दो चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख तैयार हो गया। तो भाई देखो, आज की क्लास में मैंने तुम्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं, वो सब समझा दिया है। ठीक है, तो अब आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज जो भी शुरू होगी क्लास 9th की उसमें। ठीक है, तब तक के लिए वेट करो, अपने बाकी के दोस्तों को भी बताओ। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और